जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लगातार पुलिस कर्मचारियों और उनके परिजनों के हक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और जो भी पीड़ित कर्मचारी होते हैं या जो पीड़ित परिवार होते हैं उनके हक के लिए हमेशा खड़ा होते हैं। ऐसा ही एक घटना फिर से हमारे बीच आ गया है जिसमें पुलिस विभाग के एक हवलदार इतने प्रताड़ित हो गए हैं कि वो अब आत्मदाह करने का निर्णय ले चुके हैं। आत्मदाह करने का निर्णय लेना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। कोई आदमी इतना परेशान हो जाए, इतना टूट जाए, उसे किसी तरीके से न्याय ना मिले, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वो व्यक्ति ऐसा निर्णय लेता है। और क्या पुलिस विभाग के अधिकारी अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि किसी कर्मचारी के हक की बात, उसके लिए न्याय की बात और उस कर्मचारी को न्याय देना कैसे है, ये इन्हें नहीं आता, या जानबूझकर छोटे कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं, ये तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अब समय बदल रहा है और अब हम लगातार लोगों के अधिकारों की लड़ाई तेजी से लड़ रहे हैं। इसी बीच वायरलेस के हवलदार मनीष तिवारी का एक पत्र मेरे हाथ लगा, जो कि अपने अधिकार के लिए लगातार लड़ रहे हैं। उन्हें कई सालों से लगातार प्रताड़ित किया गया, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, उल्टे उन्हीं के ऊपर कार्रवाई कर दी जा रही है। और इन्हीं सब कारणों से प्रताड़ित होकर मनीष तिवारी जी ने निर्णय लिया है कि वो आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह करना सही नहीं है, लेकिन किसी को प्रताड़ित करना भी सही नहीं है। और जिनकी वजह से वो ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुए हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि नियम न्याय सबके लिए बराबर होता है और ये भारत का संविधान हमें ताकत देता है। इसीलिए मैं आज मनीष तिवारी जी से मिलने के लिए आया हूं। मनीष तिवारी जी अपनी पीड़ा खुद बताएंगे आपको। मनीष भैया नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि मैं आपका लेटर पढ़ पाया था, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया हुआ है। आप संक्षेप में बताइएगा कि किस प्रकार से आपको प्रताड़ित किया गया और किन किन लोगों ने आपको प्रताड़ित किया और आप उस पर क्या कार्रवाई चाहते थे और अभी क्या कार्रवाई चाहते हैं। क्योंकि आपने जो आत्मदाह करने का निर्णय लिया है, ये कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं होता, ये बहुत गंभीर विषय है। इसके लिए हमारे पुलिस विभाग के डीजीपी को भी सोचना पड़ेगा, राज्य शासन को भी सोचना पड़ेगा, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। तो आप इस निर्णय तक किस आधार पे पहुंचे और ऐसा क्या हो गया आपके साथ कि आपको आत्मदाह का निर्णय लेना पड़ा, ये बताइए आप। ठीक 5 साल पहले की बात है, 2019 में मैं 2 दिन का सीएल अवकाश गया हुआ था। एसपी महोदय का एक आदेश निकला था कि भाई सीएल अवकाश के साथ साथ आप पहले पढ़ने वाले और बाद में पढ़ने वाले शासकीय अवकाश का भी आप उपभोग कर सकते हैं। मेरे द्वारा जो है 2 दिन का अवकाश के साथ 3 दिन शासकीय अवकाश का लाभ लेकर के मैं अहमद आया, तो मेरा एब्सेंटी डाल दिए। बाद में सब जांच में ये क्लियर हो गया, जब मैं आरटीआई से जानकारी मांगने का प्रयास करते गया, धीरे धीरे जानकारी मेरे को मिलते गया। एक्चुअल में उस दिनांक को जो जावेद अनवर निरीक्षक महोदय थे, वो स्वयं अनुपस्थित थे। उनकी अनुपस्थिति में पर्दा डालने के लिए मेरे ऊपर लगातार कार्रवाई करते चले गए। इसमें मुख्य रूप से दोषी जो रोजनामचा लेखक है भोजराम ध्रुव, उनके द्वारा रोजनामचे में मनमानी ढंग से रिपोर्ट डाला गया है। प्रातः गणना होता नहीं है, केवल मेरे लिए प्रातः गणना का नियम लगाया गया। वो स्वयं लिख के दिए हैं कि मैं 10:30 बजे ऑफिस आता हूँ, 8:10 में मेरा एब्सेंटी दर्ज किया गया है। तो इसमें जवाबदार जो उस समय अधिकारी कर्मचारी थे वो जावेद अनवर, उप निरीक्षक विजय बहादुर सिंह, ये प्रधान आरक्षक भोजराम ध्रुव, प्रधान आरक्षक दीपक लाल देवांगन, इनके द्वारा जो है इस प्रकरण को उलझाया गया। और दुख की बात यह है इसमें कि जो स्टेनोग्राफर महोदय हैं प्रवीण पांडे, वही सब आदेश को लिखे थे, वही उन्हीं के द्वारा टाइप किया गया था। उनको भली भांति मालूम था कि किस प्रकार का जो है शासकीय अवकाश उपभोग करने का आदेश प्रभावशील है। उसके बाद भी अधिकारियों को गुमराह किया गया। और जब जब मैं इस संबंध में न्याय चाहा, इनके खिलाफ कार्रवाई चाहा, तो मेरे खिलाफ ही जो है दंडात्मक कार्रवाई, इंक्रीमेंट डाउन करना, एलआर करना, मेरा आमद नहीं लेना, ऐसा करते चले गए। आपको अभी बीच में सस्पेंड भी किए थे। हाँ, काफ़ी समय जब गुजर गया, मेरा कार्रवाई हुआ ही नहीं, तो मैं फिर एक एप्लीकेशन लिखा
कि मैं माननीय राज्यपाल महोदय के पास जाने की अनुमति मांगा। एप्लीकेशन में दिया था डीजीपी महोदय के लिए। एसपी रेडियो महोदय बाकायदा पहले मेरे एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिए, फॉरवर्ड भी हो गया। सेनानी महोदय के यहाँ से मुझे 2 बार बुलाया गया, पूरा विवरण मांगा गया, दस्तावेज मांगा गया। उसके बाद वो पुनः वापस कैसे एसपी रेडियो कार्यालय आया ये मेरे को नहीं मालूम। एसपी रेडियो महोदय द्वारा फिर से मेरा जवाब लिया गया। जब काफ़ी दिन से कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं अपने आवेदन पत्र को फेसबुक में डाल दिया गया कि भाई कि मेरे साथ न्याय हो ही नहीं रहा है। नहीं, टोकना चाहूँगा मैं यहाँ पे आपको। जी हाँ। आपने कोई शासकीय दस्तावेज फेसबुक में डाला था या अपना निजी पत्र फेसबुक में डाला था? जो आवेदन पत्र मैं डीजीपी महोदय को लिखा था वो आपका निजी पत्र है? उसी पत्र को मैं डाला था फेसबुक वो आपका में। निजी पत्र है। और उसके बाद उस आवेदन में कोई कार्रवाई नहीं करके मेरा स्पष्टीकरण फेल लिए। नहीं, मैं जो जानना चाह रहा हूँ उसको आप क्लियर कीजिए। क्या है, देखिए लोग आपको देख रहे हैं। जी हाँ। है ना? जी। आपने निजी पत्र डाला था या शासकीय पत्र डाला था फेसबुक पे? मैं अपने आवेदन पत्र को डाला था। अब इसको वो आपका निजी पत्र हाँ, है। तो अधिकारीगण इसको क्या समझते हैं वो जाने। अधिकारीगणों की समझने की जरूरत ही नहीं है। शासन से कोई पत्र हो जो गोपनीय जी पत्र नहीं, हो, ऐसा ऐसा कोई कुछ जी पत्र नहीं। आपने डाला था नहीं, क्या? नहीं, मेरा एप्लीकेशन था। हाँ। और मैं जो जवाब दिया था वो था, दोनों ही पत्र मेरे अपने थे। तो दोनों आपके थे? जी हाँ। उस पे भी कोई कार्रवाई की गई आपके ऊपर? उसको फिर उसमें कोई कार्रवाई तो हुआ नहीं। उसी आवेदन को लेकर के भोजराम ध्रुव ने एक शिकायत कर दिया एसपी रेडियो महोदय को कि ये मेरा जातिगत व्यक्तिगत टिप्पणी किया है, मेरा छवि खराब किया है, ऐसा है, ये है, वो तमाम बातें लिख करके। राजू वहाँ भी अनुसूचित जनजाति आयोग को भी शिकायत की है। तो एसपी रेडियो उठा करके मुझे सस्पेंड कर दिए। अच्छा। मेरे विरुद्ध प्राथमिक जांच खड़ी किए। प्राथमिक जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जो है पूरा उसको साबित कर दिया। जबकि मैं बोला भाई कि मेरा किसी के लिए किसी का जातिगत व्यक्तिगत कोई इंटेंशन नहीं है। उसमें तो 5 लोगों का नाम है, 5 लोगों का नाम उसमें, और अधिकारियों के ऊपर भी लिखा हूँ मैं जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन भोजराम ध्रुव के व्यक्तिगत शिकायत पत्र पे मुझे निलंबित कर दिया गया। निलंबित करके मुझे कमरधा संबद्ध कर दिया गया एसपी रेडियो महोदय द्वारा। आप कहाँ पोस्टेड थे? मैं बालोद में था उस समय। तो भोजराम ध्रुव भी बालोद में रहे होंगे? भोजराम ध्रुव यहीं थे। जांच कहाँ चल रही थी आपकी? जांच मेरा किए हैं एसपी रेडियो महोदय, जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किए थे डीएसपी दूरसंचार पीएन ठाकुर महोदय को। नहीं, जांच चल कहाँ रही थी? मतलब बालोद में चल रही थी? जी नहीं, पूरा जांच मेरा यहीं हुआ है भिलाई एसपी रेडियो ऑफिस में। भिलाई में आपकी जांच चली, आपकी पोस्टिंग थी बालोद में। जी हाँ। और आपको कवर्धा भेज दिया गया? जी। देखिए दोस्तों, ये मनमानी है। क्योंकि अगर जांच वाले क्षेत्र में भी होते तो एक बार इनको हटाया जाना, मैं बोलता कि ठीक है, यहाँ से हटा के इनको कहीं जांच को बाधित ना करें। बालोद से आप कैसे जांच को बाधित कर पाते? बालोद में तो कोई था ही नहीं। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बालोद से आप जांच को बाधित कर सकते थे क्या? अब इसके बारे में तो कमलेश्वर चंदेल साहब बता पाएंगे, एसपी रेडियो वही थे। ठीक है, हम उनसे भी जवाब लेंगे। जी हाँ। यही मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कोई कर्मचारी प्रताड़ित कैसे होता है। मैंने आपके सारे दस्तावेज देखे। आपसे मिलने से पहले मैं बहुत सारे चीज़ों पे छानबीन किया और मैंने देखा कि कुछ दस्तावेज ऐसे मेरे हाथ लगे जिसमें कि प्रधान आरक्षक भोजराम ध्रुव ने एक्सेप्ट किया है कि मैंने रिपोर्ट डाला है और वो चीज़ें नहीं होती हैं। अब उसका मैं खुलासा डीपली नहीं कर पाऊंगा। तो वो होता है रोजनामचा में गलत रिपोर्ट डालना। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रोजनामचा में गलत रिपोर्ट डालना सीधे सीधे पुलिस विभाग की सेवा से निकालना है उसको। क्योंकि जिसने गलत जानकारी प्रेषित की है या जो भी गलत जानकारी वरिष्ठ कार्यालयों को भेजता है या वरिष्ठ अधिकारी को भेजता है रोजनामचा में गलत रिपोर्ट डाल के, तो उसके आधार पे वो कर्मचारी या वो अधिकारी पुलिस विभाग की सेवा के लायक नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो उस हिसाब से उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं किया गया आज तक। तो आपने शिकायत उसी संदर्भ में किया था उनके? जी हाँ, मैं बार बार मौखिक लिखित जो है 4-5 बार तो मैं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारीगणों के सामने उपस्थित हो चुका हूँ मैं कि श्रीमान जैसी समस्या करके। लिखित में भी शिकायत किया, मौखिक भी शिकायत किया। दोबारा भी मेरा उसी संबंध में शिकायत था जिसके बारे में मुझे मतलब जो फेसबुक में पोस्ट किया मैं, वो भी एक शिकायती पत्र ही था जिनके बारे में उल्लेख किया गया था कि इनके द्वारा ऐसा अनुचित कार्य किया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपके जांच प्रक्रिया के दौरान आपने अपने अभिव्यक्ति से संबंधित कोई जानकारी अधिकारियों को दी या नहीं दी? अभिव्यक्ति से संबंधित मतलब समझा नहीं मैं।
जैसे आपको बताया गया कि आपने फेसबुक पे पोस्ट डाला और उस पे आपको सजा दे दिया, आपने बताया, जी हाँ। तो ये बताइए कि उस संदर्भ में आपने कोई जानकारी दी, कोई वरिष्ठ कार्यालय का आदेश या किसी न्यायालय का आदेश, ऐसा कुछ? मेरे द्वारा जो विभागीय जांच खड़ी किया गया है उसमें मतलब अब तो संक्षिप्त करके मैं सजा भी दे दिए। मैं जांचकर्ता अधिकारी महोदय को बताया था सर कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये अपना संवैधानिक अधिकार है मेरा, और केरला हाई कोर्ट का भी वो लगाया था मैं उसमें डिसीजन, जी और वहाँ का भी लगाया था, त्रिपुरा का भी 2 डिसीजन मैंने लगाया हुआ है। मैंने बोला भाई मैं सिर्फ अपनी व्यथा को बता रहा हूँ मैं। त्रिपुरा लिपिका हाँ, पाल लिपिका वाला। पाल वाला मामला जी। भी था, तो मैं उनको लिखित में भी दिया हूँ, वो आदेश संलग्न भी है। मैं निवेदन भी किया कि सर मैं कोई किसी के खिलाफ टिप्पणी नहीं किया हूँ, मेरे साथ जो प्रताड़ना हो रही है, जो प्रताड़ित हो रहा हूँ मैं, अधिकारीगण सुन नहीं रहे हैं, उसके लिए उस एप्लीकेशन को डाल दिया था फेसबुक में, और तो किसी को कोई बात किया नहीं मैं। अब चूंकि मैं शिकायती मेरा आवेदन पत्र है, तो किसी की शिकायत करूंगा तो भाई उसके तो तारीफ रहेगी ना उस पत्र में, हाँ सही है। है ना। अगर मैं किसी के खिलाफ शिकायत करूंगा तो उसकी तो तारीफ करूंगा नहीं मैं। जी और फिर मैंने कोई असत्य बात भी नहीं किया गया, वो पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जो उसमें मेरा आवेदन पत्र में लिखा गया है, एक एक चीज का प्रमाणित दस्तावेज है। और ये दस्तावेज कोई मैं सृजित नहीं किया हूँ मैं, ये तो डिपार्टमेंट से ही मुझे मिला, ये आरटीआई का, वो भी बड़ा छुपा छुपा करके दिए हैं, परेशान कर करके मुझे दिया गया ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पे बैठे हैं और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस विभाग ने खुद लिख कर दिया है कि पुलिस कर्मचारियों को संविधान में प्राप्त संवैधानिक अधिकार पूरे प्राप्त हैं, जी उनके परिजनों को भी पूरे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। दूसरा, ये वीडियो देखेंगे सारे अधिकारी, देखेंगे मेरे वीडियो तो देखते ही हैं, डीजीपी महोदय को टारगेट करके बोल रहा हूँ स्पष्ट, डीजीपी महोदय आपके लिए है। अगर किसी कर्मचारी को सजा देना रहता है तो आप 1992 का एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो हमारे एमपी छत्तीसगढ़ के लिए भी लागू नहीं होता था, वो था पंजाब के लिए विद्युत विभाग के कर्मचारियों के लिए, उसको आप आज तक दिखा कर के लोगों को बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इस मामले को बड़ी सजा में गिना जाएगा। तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत से आदेश हैं, माननीय उच्च न्यायालय के बहुत सारे आदेश हैं, उनको मानने में आप लोगों को कहाँ तकलीफ होती है? जब सजा देना होगा तो आप उनको मानेंगे और नहीं देना होगा तो नहीं मानेंगे। ये तो गलत है ना। आप लोग ऐसा कार्रवाई नहीं कर सकते कि जो आपके मन को आएगा वैसे ही आप काम करेंगे, तो ये तो गलत है। यहाँ पर एक कर्मचारी अपने पीड़ा को बता रहा है, अपनी तकलीफ को बता रहा है, और आप लोग उल्टा उसी को ही प्रताड़ित कर रहे हैं। किस किस प्रकार से आप प्रताड़ित हुए हैं, क्या क्या आपको क्षति हुई, आप बताना चाहेंगे? आप प्रारंभ से ही लीजिए ना, शुरू से। सबसे बड़ा परेशानी आर्थिक नुकसान, एलआर करना, ठीक है ना, इंक्रीमेंट डाउन करना, बार बार यहाँ वहाँ पदस्थ करना। ताजुब की बात आपको ये, मेरा तो ये समझ में नहीं आया, इनका देखिए पूर्वाग्रह से कैसे ग्रसित है ये। पहली बार जब सस्पेंड किए, सस्पेंड करके मेरे को कारण क्या बताया कि दस्तखत करने नहीं आ रहा ऑफिस में, मेरे को बीजापुर अटैच कर दिए 500 किलोमीटर दूर भिलाई से। अभी दोबारा सस्पेंड किए, जांच का कोई मतलब नहीं था, बालोद जिले से, बालोद में वहाँ जहाँ मैं काम कर रहा था, मेरे को उठा के गंवरधा कर दिए। तनख्वाह को 5-5 महीने रोक दिया, वो तनख्वाह तो मिलने वाला नहीं है, दे दिए कि निलंबन में शुमार किया जाता है। तो मैं इनके ये अनुचित दंडादेश से इतना त्रस्त हो गया हूँ, लाखों रुपए कर्ज में आ गया हूँ मैं। ये तो हो गया आर्थिक नुकसान, और मानसिक प्रताड़ना है ये मेरे लिए, जी, है ना। और मैं बीपी शुगर का मरीज हूँ। 25-25 साल के, 20-20 साल के कर्मचारी वहीं वहीं तैनात हैं। कर्मचारियों को छोड़ो, राजपत्रित अधिकारी मिल जाएंगे आपको जो वर्षों से एक जगह पदस्थ हैं, उनको कोई नहीं हटा रहा है। मेरे को झूठा शिकायत में यहाँ से बालोद कर दिए, अब मैं निवेदन करूँ, मेरा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। मेरी भी तो माता जी वृद्ध हैं, वो शिकायत की थी, बयान देने के मैं खुद ही लेकर के आया था। प्रवीण पांडे झूठ बोल करके क्या लिख दिया उसमें कि अपनी पति के साथ बयान देने आई थी। 12 साल पहले मेरे पिताजी गुजर चुके हैं। इस प्रकार से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर प्रकार से आपको प्रताड़ित करने का ये प्रयास किए हैं, ये आपका कहना है? प्रयास किए क्या, किए ही हैं। मैं इतना त्रस्त हो गया इसलिए मैं ये कदम उठा रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और आपने अपने पक्ष को रखने के लिए किनके पास निवेदन किया है? मैं तो लगातार निवेदन करता ही आ रहा हूँ।
इससे पहले जो अब कहना चाहिए सेवानिवृत्त हो चुके हैं श्रीमान विशेष पुलिस महानिदेशक दूरसंचार महोदय R.K. मिश्र साहब, उनके पास में 2-3 बार उपस्थित हुआ था। जो AIG महोदय बैठे हुए हैं श्रीराम मिश्रा, उनसे तो 5-6 बार मिल चुका मैं, पूरा एक एक प्रकरण को डिटेल में जानते हैं। मेरी माता जी भी गई थी। वो अभी जब भी मेरे को सस्पेंड किया गया था, 11 तारीख को सस्पेंड किए, तो मैं 15 सितंबर को मैं श्रीमान गुप्ता साहब जो वर्तमान में DG हैं दूरसंचार के, उनसे जाके निवेदन किया। मैं यहाँ तक कि भीख मांगा उनसे, मैं ये कहा जाए कि भीख मांगा उनसे मैं बोला श्रीमान जी मेरे द्वारा ऐसा ऐसा परमिशन मांगा गया था राज्यपाल से मिलने का, कोई कार्रवाई नहीं की है, तो उस एप्लीकेशन को मैं फेसबुक में पोस्ट कर दिया था, मुझे निलंबित कर दिए हैं। मैं बोला सर अगर मान लीजिए कोई दंडात्मक इसमें कार्रवाई होना है तो मैं दंड भुगत लूँगा, आप जांच करिए सर, मुझे सस्पेंड मत रखिए। मैं लोन लेकर के घर बनाया हूँ, मेरा मकान किस्त करता है, आर्थिक बहुत रूप से मैं परेशान हूँ, मेरी माता जी स्वस्थ रहती हैं। इसके साथ ही साथ मेरे को सर कवर्धा पोस्टिंग कर दिया गया है। निवेदन करता हूँ सर, उनसे तो कोई कृपा प्राप्त नहीं हुआ मेरे को, लेकिन उनके पास चला गया, इसके लिए फिर एक पुलिस रेगुलेशन का पैरा लगा करके मेरे को ST रेडियो जो है निंदा का सजा दे दी मेरे को। तो ठीक है, आपने जो जो बातें बताई हैं, मैं आपके सारे दस्तावेज एक बार फिर से लूँगा आपसे। जी हाँ। और अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहता तो हूँ, अब देखिए सबसे निवेदन करके मैं भेज भी चुका हूँ आवेदन पत्र, कहीं से कोई ऐसा पॉजिटिव या कोई रिस्पांस या कहना चाहिए कि कोई आश्वासन या किस संदर्भ में कुछ भी कोई सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, राज्य मानव अधिकार आयोग, इन सबको मैं निवेदन करके सूचना अपनी भेज दिया हूँ भाई कि इस तारीख को मैं आत्मदाह कर रहा हूँ। और आपको बताने का मतलब ये है कि ये लोग सच्चाई को दबा के फाइल में बंद करना चाह रहे हैं। मैं बंद नहीं होना चाहता, मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। और सबसे ज़्यादा प्रताड़ित मुझे जो किए हैं इनमें, ये तो जो 5 नाम मैं लिखा हूँ वो लोग वही हैं। सभी के नाम आप एक बार फिर से बता दीजिए। इसके लिए जवाबदार हैं निरीक्षक जावेद अनवर, वर्तमान में RHQ में पदस्थ हैं वो जी। अधिकारी की विशेष कृपा है तभी कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रहा है। उप निरीक्षक विजय बहादुर सिंह, भले सेवानिवृत्त हो गए हैं लेकिन दंड के भागीदार हैं वो। भोजराम ध्रुव, ये पूरे प्रकरण को उलझाया है, अधिकारियों को गुमराह किया है, भ्रमित किया है। ये हवलदार है, हाँ, हेड कांस्टेबल है ये। ठीक है। दीपक लाल देवांगन, इनके कहने पर नामचा छेड़छाड़ भी किए हैं। ठीक है ना, अधिकारियों को गुमराह करने में इनका भी हाथ है। मेरे खिलाफ झूठा गवाही दी कि मैं इसको बताया थी किसका प्रमाणिक। ठीक। प्रवीण पांडे जी, स्टेनोग्राफर महोदय, ये अपने ही नियम को नहीं पढ़ पाते। हाँ, वो तो नहीं पढ़ते, मेरे को तो पता है, अपने जानकारी नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, अभी दोबारा जब मेरा कवर्धा लोग सस्पेंड किए थे तो उसमें लिखे थे कि बिना अधो हस्ताक्षरी के मुख्यालय नहीं छोड़ने की अनुमति के करके। और जब मैं अनुमति मांगा तो मुझसे नियम मांग रहे थे कि आप नियम की कॉपी दीजिए। ऐसे हैं ये। नहीं, मैं इनके तो रग से वाकिफ हूँ। चंदेल साहब को या तो अपने कर्तव्य के बारे में नहीं मालूम, अधिकारों के बारे में नहीं मालूम, किस आदेश में साइन करते ये नहीं मालूम उनको। और इसके बाद अरुण गजपाल साहब हैं। ये कौन है? ये वर्तमान में ST रेडियो हैं। जब मैं जिस समय मेरा प्रकरण चल रहा था तो ये जन सूचना अधिकारी भी थे और रेंज DSP भी थे। तो इन्होंने आपको सूचना नहीं दी? मैं शुरू में ये जानकारी मांगा था कि भाई विजय जावेद अनवर साहब जब प्रेसिडेंट थे तो मेरा अवकाश ये कैसे मंजूर किए हैं उप निरीक्षक महोदय, ये जानकारी इनको अधिकार कैसे दिया गया था? तो ये मना कर दिया कि ये जानकारी अनुपलब्ध है। ये मामला चलते गया, चंदेल साहब के पास अपील में आया, वही बोले कि मैं सहमत तो नहीं मिला जानकारी, आपको जाइए आप जहाँ जाना है। मैं राज्य सूचना आयोग गया, वहाँ से इनको फटकार पड़ी, इनको शपथ पत्र देने के लिए बाध्य किया गया कि आप शपथ पत्र दीजिए कि जानकारी हमारे पास नहीं है। तब फिर वो पत्र मुझे दिया गया जिसमें साफ साफ लिखा है कि कोई सक्षम अधिकारी जो है इसको चार्ज नहीं दिया था विजय बहादुर सिंह को, इसको जो है भोजराम ध्रुव के हस्ताक्षर से इसको चार्ज दिया गया था। मतलब हवलदार ने इंस्पेक्टर को चार्ज दिया। हाँ, हेड कांस्टेबल जो है सभी ऐसा को चार्ज दे रहा है वो। बहुत बढ़िया। इसके बाद कौन है? तो चंदेल साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट SP चंदेल साहब, वर्तमान में सारंगगढ़ में पदस्थ हैं। क्या नाम है? श्री कमलेश्वर प्रसाद चंदेल, ST रेडियो थे। कोई बात नहीं सुने हैं, ITI की जानकारी मांगा था मैं तो मुझे धमकाने के लिए बुलाया थे। ठीक। मेरे पास वो DC रखा है जिसमें लिखा है, प्रभारी रवानगी दिया, लिखा है कि प्रभारी MTO प्रधान आरक्षक दूरसंचार योगेश नापित के आदेशानुसार, आप देखिए पढ़िए इसको समझिएगा, एक हेड कांस्टेबल एक जिला प्रभारी को आदेश दे रहा है SP बुलाया करके। छुट्टी के दिन मेरे चंदेल साहब बुला करके ऑफिस में धमकाए कि तुम RTI एप्लीकेशन वापस लो। ठीक है, ये भी हम उनसे देख लेंगे। मना किया तो मेरे बोले कि ठीक है तो मेरे अंडर ही रहना तो दिखाऊंगा मैं, और इसीलिए सब किया गया है। और कौन है? श्रीराम मिश्रा साहब स्वयं है, HQ में बैठे आ रहे करके। और जो दोनों DSP जो जांच किए हैं। कौन कौन? DSP श्री DN ठाकुर साहब और DSP श्री PR सिन्हा, रायपुर DSP रेंज।
रेडियो के। मतलब ऐसे 9-10 लोग हैं जिन लोगों ने जी कुल हाँ। मिलाकर आपको प्रताड़ित किया है। पूरे मैं आज भी कहता अभी हूँ, तो मैं बता देना चाहता हूं कि पुलिस विभाग के जितने अधिकारी हैं, चाहे वो वायरलेस के हों, चाहे जिला बल के हों, चाहे सशस्त्र बल के हों, जी हाँ, ना तो ये किताब पढ़ते, जी जी, ना तो इनको कोई ज्ञान है। जो बाबू लिख के लाता है उसके आधार पे ये कार्रवाई कर देते हैं। ये बिल्कुल दूसरी सही बात, है। मैं खुद भुक्तभोगी हूं इन चीजों का, इसलिए इतनी गहराई से जानता हूं। जब आपसे नहीं हो पाता, नियम का ज्ञान नहीं है, तो छोड़ दो नौकरी। मैं तो सीधा बोलता हूं, छोड़ दो नौकरी। किसी को प्रताड़ित क्यों करते हो? और नहीं तो थोड़ा सा पढ़ के डिसीजन ले लो। थोड़ा सा पढ़ के डिसीजन लोगे तो कम से कम किसी का बुरा तो नहीं होगा, किसी की बददुआ तो नहीं लगेगी। आप एक आदमी को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके चक्कर में पूरा उनका परिवार, उनका एक सर्कल पूरा प्रताड़ित होता है। ये बातें आप लोगों को नहीं पता चलेंगी, क्योंकि आप लोगों को जो चीजें सुविधाएं एक्स्ट्रा दी जाती है ना नियम विरुद्ध, तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे ही मामले फिर उठ के आते हैं, लोग प्रताड़ित होते हैं और अपनी प्रताड़ना कहाँ बताएं, ये अपनी प्रताड़ना को बताने के लिए भी डरते हैं। अब जब आदमी अंतिम निर्णय ले लेता है तब इस स्थिति में आ पाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जहाँ जहाँ पे भी आवेदन दिया, जो भी दिया, आप मेरे को कुछ दिनों का 2-4-5 दिनों का समय दीजिए। मैं आपकी बात उचित प्लेटफॉर्म पे पहुंचाऊंगा। किसी की बात सुने चाहे मत सुने, मेरी बात गृह मंत्री जी एक बार तो सुनेंगे। और कम से कम मैं ये नहीं बोलता कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा या क्या होगा बात सुनने के बाद में, लेकिन आपकी बात को वहाँ तक मैं पूर्ण रूप से रखूँगा और उसके बाद में वहाँ से जो निर्णय होगा मैं आपको बताऊँगा। आज पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको आपके साथ न्याय हो, और अगर न्याय नहीं होगा तो उसके बाद तो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जो भी निर्णय आप अभी लिए हैं, कुछ दिन इंतजार कीजिए। 3 से 4 दिन में मैं गृह मंत्री जी के पास जा रहा हूँ और आपकी पूरे दस्तावेज, आपकी पूरी जो पीड़ा है वो मैं उन्हें बताऊंगा। कोशिश करूंगा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूं और ये सब जो परेशानियां आ रही हैं इससे निकालने का निजात ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पीड़ित रहेंगे वो, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक ऐसे ही पीड़ित रहेंगे और इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, कई लोग अपनी पीड़ा नहीं बता पाए। आपने कम से कम अपनी पीड़ा बताने की हिम्मत दिखाई है, तो मैं आपकी बात एक बार रखूंगा जरूर, वहां पे उस मंच पे रखूंगा जहां पर आपको न्याय मिल सकता है। और उसके बाद भी अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो फिर आप स्वतंत्र रहेंगे, फिर तो मैं आपको कुछ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन एक मौका आप हमें दीजिए, हमारी टीम को मौका दीजिए, हम अपनी बात, आपकी बात वहां तक पहुंचाते हैं। आपको तो पता होगा, देर से न्याय करना भी जो है अन्याय की श्रेणी में आता है। जी बिल्कुल है, लेकिन 5 साल हो गया मेरे को इसमें घुटते हुए। बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ, सारे प्रमाणिक दस्तावेज दे रहा हूँ, इनसे तो मेरा इनके ऊपर से विश्वास उठ चुका है। अब आप कहते हैं तो मेरा तो निर्णय बिल्कुल तटस्थ हूँ मैं। 15 तक मेरे पास समय है, नहीं तो इनके लिए अगर मेरे लड़ना है आपको, तो जिनका मैं नाम लिया हूँ उसके बाद इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता हूँ मैं। बिल्कुल मैं तो कार्रवाई देख नहीं पाऊंगा, जो मेरे परिवारजन रहेंगे, आप लोग रहेंगे, देखेंगे और 100% देखेंगे। कार्रवाई 100% होगी, इसकी भी है। नहीं होगी तो हमारे पास उसके भी रास्ते हैं, फिर अलग तरीके हम अपनाएंगे। लेकिन वर्तमान में हमारे पास रास्ते खुले हुए हैं। आपके जो पत्र हैं वो हमें मिले, हम उसके हिसाब से आपसे बात करने के लिए आए थे और अब हम उन्हीं पत्रों के आधार पे आगे बात करेंगे। पुलिस विभाग के सिपाही को, हवलदार को अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है तो कौन जिम्मेदार है, और नहीं दे पाएंगे तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ दें। ऐसे जगह पे बैठने से कोई मतलब नहीं है। कोई योग्य आदमी को बैठाएं ताकि वो कार्रवाई कर पाए। अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा ढर्राशाही का नियम, कुचलने का, दबाने का, अपने कर्मचारियों को दबाने का, तो ये नियम अब बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। इसकी गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं, क्योंकि अब लड़ाई चालू हो गई है अधिकारों की। और जो हमारी बात सुनेगा, जो सच्चाई का साथ देगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, और जो गलत का साथ देगा और लोगों के साथ अन्याय करेगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। इसके लिए
मैं आपको आश्वस्त करता हूं। जो दोस्त, जो लोग हम पे विश्वास करते हैं, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों के अधिकारों की लड़ाई अब लगातार जारी रहेगी और हम आपको आपका अधिकार दिलाएंगे, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो कोरबा वाला जो हमारा एक जवान है जो प्रताड़ित हुआ है वो हो, और उसके अलावा बहुत सारे हैं, कांकेर की महिला आरक्षक और अन्य लोग। तो अब हम आपको पूरा पूरा न्याय दिलाएंगे। चाहे प्रताड़ित पीड़ित कोई भी हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके अधिकार की आवाज उठाएंगे। और मनीष भैया, आपको मैं फिर से आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि आपकी बात लेके मैं माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के पास जा रहा हूं और पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपको बहुत जल्दी न्याय मिले। बस आपसे यही है निवेदन कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा शांति बनाकर रखें। आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। पहले हो सकता था कि ना सुनी जाती, लेकिन अब आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। चाहे इस मंच से सुनी जाए, चाहे उस मंच से सुनी जाए, लेकिन आपकी बात 100% सुनी जाएगी और दोषियों पे कार्रवाई होगी। इसकी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कोई भी पीड़ित हो, कोई भी प्रताड़ित हो, हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए खड़े रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान। जय।